हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 12 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज ये क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले एक प्रश्न जो कि 10 जनवरी को पूछा गया था, प्रश्न संख्या 3। इसमें कुछ लोगों को डाउट था। प्रश्न है, डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। देखिए, प्रश्नों को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। इसमें आपसे दो ऐसे ऑप्शन पूछ रहा है जो कि दोनों ही सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है परिवार और आस पड़ोस। तो हम लोग जानते हैं कि परिवार प्रत्येक स्थिति में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड है धर्म और अभिभावक। अभिभावक का मतलब है माता पिता या फिर घर में अपने से जो बड़े हैं वो भी तो परिवार का ही हिस्सा हुए, इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है स्कूल और धर्म, और फोर्थ है परिवार और स्कूल। देखिए, इसमें फिर से परिवार आया, और क्योंकि परिवार जो है वो प्राथमिक कारक है, इसलिए यह हमारा नहीं होगा। बच गया हमारे पास ऑप्शन थर्ड, स्कूल और धर्म। और स्कूल और धर्म क्या है? यह द्वितीय कारक है, सेकेंडरी है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को भी इसमें डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है अभिकथन ए। शामी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनें। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। हम उसका सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते बच्चों के विकास का, इसलिए यह तर्क गलत है, कारण गलत है, साथ ही कथन भी गलत है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा 18 माह में चलना शुरू कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी वैसा ही करे, इसलिए यह भी गलत है। दूसरा प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जन्म से 5 वर्ष, सेकंड है जन्म से 8 वर्ष, थर्ड है 6 से 11 वर्ष, और 4 है 11 वर्ष और उससे अधिक। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जन्म से 5 वर्ष यानी जन्म के बाद की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, और 11 वर्ष के बाद जो होता है वो हमारा मध्य बाल्यावस्था नहीं बल्कि उत्तर बाल्यावस्था हो जाता है। या फिर यूं कहें तो किसी किसी बुक में दिया हुआ होता है, या फिर किसी एक विचारक के अनुसार 11 वर्ष के बाद वो ज्यादातर किशोरावस्था का प्रारंभ मान लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, सेकंड है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, थर्ड है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, फोर्थ है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। इसमें क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा 5 साल में करने लगता है, साथ ही प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत भी कर देता है। यह जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कूल, सेकंड है धार्मिक संस्थान, थर्ड है जनसंचार के साधन, और फोर्थ है परिवार। तो प्राथमिक सामाजिकरण का कारक हमारा परिवार होता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुकूलन, सेकंड है समायोजन, थर्ड है संरक्षण, और फोर्थ है केंद्रीयकरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, समायोजन। यानी स्कीमा में जब हम लोग रूपांतरित करते हैं, कुछ नया जोड़ते हैं या फिर उसे संशोधित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग समायोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है असफा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक खेल करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से
किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संस्कृति, सेकंड है भाषा, थर्ड है स्कीमा का गठन व उनमें बदलाव, फोर्थ है उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। लेव वाइगोत्स्की ने संस्कृति और भाषा को ज्यादा महत्व दिया था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? ऑप्शन फर्स्ट है पुरस्कार और सजा, सेकंड है वेधन तथा प्रत्यास्मरण, थर्ड है सहकर्मी बातचीत और पाठ, और फोर्थ है समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। लेव वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया था, साथ ही पाठ यानी स्कैप फोल्डिंग की भी बात इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक, ऑप्शन फर्स्ट है कि कोई भूमिका नहीं होती, सेकंड है एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, थर्ड है अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, और फोर्थ है को बच्चों के निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। तो तानाशाह नहीं बनना है और निष्क्रिय भी नहीं होना है, और ये नहीं कह सकते कि शिक्षक का कोई रोल ही नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आदर्श पारस्परिकता की समझ, सेकंड है सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, थर्ड है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, और फोर्थ है विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में बच्चा यह समझने लगता है कि जो नियम और कानून है वो मानव की भलाई के लिए है, और इसमें कुछ परिवर्तन अगर जरूरत हो तो किया जा सकता है, यानी कि ये लचीले होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सृजनात्मक, सेकंड है स्थानिक, थर्ड है तर्कशास्त्रीय गणितीय, और फोर्थ है प्रकृतिवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, तर्कशास्त्रीय गणितीय बुद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है एक संसाधन, सेकंड है एक बाधा, थर्ड है एक बोझ, और फोर्थ है एक समस्या। तो जो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं उसे हमें एक संसाधन के रूप में देखना होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह डैश का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर रूढ़िवादिता, सेकेंड है जेंडर पहचान, थर्ड है जेंडर स्थिरता, और फोर्थ है जेंडर समानता। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि कक्षा की जो साफ सफाई है या साफ सुथरा रखने की जो जिम्मेदारी है वो केवल लड़कियों की है, लड़के ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए यह किसको बढ़ावा देता है? जेंडर रूढ़िवादिता को। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन फर्स्ट है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, सेकंड है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, थर्ड है आकलन के योगात्मक तरीके, और फोर्थ है परीक्षा के लिए सीखना। तो केवल परीक्षा के लिए सीखना ऐसा नहीं कहा गया है, साथ ही योगात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक तरीकों की बात की गई है, और प्रत्यास्मरण यानी यादाश्त पर आधारित नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, सेकंड है अकादमीय क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके, थर्ड है शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर, और फोर्थ है कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, हमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, और साथ ही समावेशी शिक्षा है इसलिए इसे विशेष स्कूल में नहीं भेजना है, और बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण या नामांकन नहीं करना है। अगला प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है सीखने का अनुकूल माहौल। सेकंड है विद्यार्थियों का नामीकरण यानी कि लेबलिंग या फिर लेबल करना कि कौन सा बच्चा ज़्यादा तेज है, कौन सा बच्चा मंदबुद्धि है, इस तरीके से। थर्ड है विद्यार्थियों का अलगाव और फोर्थ है रूढ़िवाद को मजबूत बनाना। तो हम लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा के लिए सीखने का अनुकूल माहौल सबसे उपयुक्त है और आवश्यक भी है। अगला प्रश्न है वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है लिखित पाठ को समझना। सेकंड है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। थर्ड है स्थितियों का अवबोधन और समझना। फोर्थ है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। तो जो अति क्रियाशील विकार होता है यानी जो बच्चे अति क्रियाशील होते हैं उनमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को वो लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाते, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा। सेकंड है भाषा विषयों से उचित छूट। थर्ड है विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग और फोर्थ है विद्यार्थियों का अस्थायी अलगाव। तो अलगाव और दंड से हमें दूर रहना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उन्हें थोड़ा सा छूट देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्शन फर्स्ट है वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है। सेकंड है वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है। थर्ड है वो विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात है। फोर्थ है असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। अगर उपकरणों में या फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी टीएलएम है उन तक सबकी पहुंच होगी तो इससे सबों को लाभ होगा, चाहे वो ध्यान न्यूनता वाले छात्र हों या फिर दृष्टिबाधित हों या फिर असाधारण प्रतिभा वाले यानी प्रतिभाशाली छात्र हों। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? फर्स्ट है प्रतिभाशाली और इसका जो कार्य है वो है आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना है। सेकंड है स्वलीनता और कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना। थर्ड है पठन वैकल्य और इसमें उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। और फोर्थ है वाक हानि और इसमें दिया गया है धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, बोलने में हकलाहट है, तो ऐसे बच्चों को बोलने के लिए हमें धैर्य दिखाना चाहिए और कुछ भी प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है अधिगम तब प्रभावी होता है जब ऑप्शन फर्स्ट है यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। सेकंड है यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। थर्ड है विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। और फोर्थ है शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। जब बच्चा खुद से ही अधिगम का यानी सीखने का लक्ष्य निर्धारित करेगा तो यह सबसे अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन फर्स्ट है सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है। सेकंड है बच्चों की बुद्धिलब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है। थर्ड है अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। और फोर्थ है क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शन फर्स्ट है यह सीखना कि कैसे सीखना है। सेकंड है रटकर सीखने की प्रक्रिया। थर्ड है पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि और फोर्थ है मानकीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट यह सीखना कि हमें सीखना कैसे है, रटने को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है। अगला प्रश्न है अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? जाहिर सी बात है कि यह प्रश्न जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है उच्च क्रम चिंतन कौशल। सेकंड है निचले क्रम की कौशल।
थर्ड है घोषणात्मक ज्ञान और फोर्थ है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, जो अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण जो चरण है वो उच्च क्रम चिंतन कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे। सेकंड है विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना। थर्ड है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। और फोर्थ है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, हमें शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना है। साथ ही जो बच्चे के विचार हैं उनको प्रतिबंधित नहीं करना है और ना ही उनकी उपेक्षा करनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। सेकंड है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। थर्ड है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य और फोर्थ है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो हमारा जो प्रदर्शन वाला जो ऑप्शन होता है या फिर परिहार वाला ऑप्शन होता है वो गलत होता है। प्रदर्शन को नहीं बल्कि महारत को यानी योग्यता को बढ़ाने का की दिशा में हमें प्रयास करना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है जुड़ाव, सेकंड है बहिष्कार, थर्ड है हीनता और फोर्थ है अलगाव। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षक को शिक्षार्थियों में जुड़ाव की भावना को पैदा करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें। कारण, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम की में कोई भूमिका नहीं निभाता। सही विकल्प चुनिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो नए अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए यह गलत है कारण। और जो अभिकथन ए है वो सही है, क्योंकि शिक्षकों को ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जो कि उनका जो वर्तमान ज्ञान है और जो वो पहले से जानते थे यानी जो उनका पूर्व ज्ञान है उनको सुसाध्य कर सके कि वो क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं और उन्होंने पहले से क्या जान रखा है और वह भी वर्तमान में उनकी जानकारी क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलान युग्म है। ऑप्शन फर्स्ट है दंड से बचाव आंतरिक प्रेरणा, सेकंड है नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, थर्ड है जिज्ञासा बाहरी प्रेरणा और फोर्थ है रुचि आंतरिक प्रेरणा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, रुचि जो है वो आंतरिक प्रेरणा है, यह सही इसका युग्म है। और बाकी जिज्ञासा को हम लोग बाहरी प्रेरणा नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा कह सकते हैं। नगद पुरस्कार बाह्य प्रेरणा का स्वरूप है और दंड से बचाव भी हमारा बाह्य प्रेरणा ही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है असफलता का डर, सेकंड है बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, थर्ड है सफलता के लिए इनाम और फोर्थ है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है वो ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये थे 30 प्रश्न, इनमें से आपने कितने सही किए ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और देखिए अगर इसमें आपके ज़्यादा प्रश्न गलत हो जाते हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अभी गलतियां करने से नहीं बचना है, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एग्जाम के अंदर गलती नहीं करनी है। और इस गलती से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी ही गलतियां कर लें। और देखिए सबसे जो जरूरी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आप जहां कहीं भी गलती करते हैं उस पैटर्न को पहचानें। यानी क्या ऐसा तो नहीं है कि बार बार हम किसी एक खास टॉपिक के प्रश्नों को ही लेकर गलतियां करते हैं। उन प्रश्नों को लिखें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। उन प्रश्नों को लिखने के बाद उस विषय से यानी उस टॉपिक को लेकर अपना ज्ञान बढ़ाएं और फिर देखिए उसको सॉल्व करके कि आप वहाँ गलती करते हैं या नहीं करते। ये तरीका सबसे प्रभावी होता है। यानी गलती करने से नहीं बचना है बल्कि ये देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।